हिना रब्बानी खैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। अब सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि आलमी सतह पर इनफैक्ट आपको मुबारकबाद भी देंगे जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, टीम पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े, भारत के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक किया, इस पे कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ओवरऑल आप बताइए, व्हाट आर द टेक अवेज फ्राम दीज विजिट्स? क्या तासुरात रहे दुनिया के हमारे बयानिए को लेकर? अच्छा, तो आई थिंक हमें इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंटली करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम इसकी फ्रेमिंग एम्यूलेट नहीं करना चाहते जो इंडियन फ्रेमिंग है कि हम एज इफ इंडिया के खिलाफ है। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। हम ख्वाहिशमंद हैं इस खित्ते में नॉर्मलसी के लिए, इस खित्ते में पीस के लिए, इस खित्ते में सिक्योरिटी के लिए, इस खित्ते के तमाम लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमें ये जीरो सम गेम नहीं लगती। हमें अपनी भलाई में उनकी बर्बादी नजर नहीं आती, या उनकी भलाई में हमारी बर्बादी। ये हम इस लेंस से देखते ही नहीं है, आई थिंक। और यही पैगाम लेके हम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से मेरा मुराद है, हमने न्यूयॉर्क से शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से। वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओआईसी के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे मुझे लगा जैसे इंडिया ने अपने 7 वफूद पूरी दुनिया में भेजे, हमने पूरी दुनिया से बात न्यूयॉर्क में कर ली, क्योंकि आई थिंक इंडिया ने यूएन को बाइकआउट किया हुआ था, इसलिए उसको पूरी दुनिया में अलग-अलग भी जाना पड़ा, जो कि यू नो इज मे बी हैज सम विजडम इन इट्स ओन राइट। फिर हम ऑब्वियसली डीसी में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे, और कांग्रेस में, सेनेट में, थिंक टैंक्स के साथ इंगेजमेंट की। और फिर हमने इसी तरह ब्रसल्स में और स्ट्रासबर्ग में उनकी पार्लियामेंट के साथ, उनके कमीशन के साथ, और फिर लंदन में ऑब्वियसली उनकी पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, स्पीकर उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ, उनकी मुख्तलिफ कमिटीज के साथ। तो बहुत एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रहा जो इंगेजमेंट का सिलसिला है। लेकिन आई थिंक जो आपको नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो पाकिस्तान पैगाम लेके जा रहा था, वो पाकिस्तान अपना पैगाम नहीं लेके जा रहा था, वो इंटरनेशनल लॉ का, ह्यूमन राइट्स का, सिक्योरिटी का, पीस का, नॉर्मलसी का, वो इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, डायलॉग के दायरे में रह के पाकिस्तान ऑपरेट करना चाहता था। और पाकिस्तान ये एक्शंस अपने बोथ मिलिट्री एक्शंस में भी दिखाया, ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई, विल भी दिखाई, कैपेसिटी भी दिखाई, विजडम भी दिखाई, रिस्ट्रेंट भी दिखाया, ऑल विद इन द कन्फाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह हमारे मीडिया ने भी एक बहुत बेहतरीन शानदार जॉब की। और आई थिंक जो लोग हमारे कहते हैं ना मिसिंग वॉरियर्स या अननेम्ड वॉरियर्स, जो कि ये जंग आई थिंक दहाइयों से खेलते रहे और कंसिस्टेंटली खेलते रहे, और हम जब सो भी रहे होते हैं तो वो जागे होते हैं, वो है हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमें कभी पता ही नहीं चलती कि कौन से खतरात से हमने पाकिस्तान को बचा लिया, बिकॉज जिनीवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, बाकी जगहों पे, ऑस्ट्रिया में, आपके लोग आर very very well equipped and they're considered to be diplomatic leaders within the confines of their own sort of world. तो बहुत आई कैन जस्ट से कि जब कोई मुल्क सही चीज़ें करे तो आई थिंक द वर्ल्ड डज नॉट हैव एन ऑप्शन बट। अच्छा है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ, एक्ट पाकिस्तान किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब आप देख लेना, पाकिस्तानी वफ्द के दौरे पर भारत सख्त खाइफ था, भारतीय वफ्द बैरूनी दौरे पर फिर चला गया, लेकिन भारतीय वफ्द के रवैये ने बहुत जारहाना एक अप्रोच भी दिखाई। और ये रवैया पाकिस्तान के साथ अब भारत को दुनिया भी देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऑब्वियसली भारत के इस रवैये से दुनिया भी काफ़ी खाइफ नज़र आ रही है। अमेरिकी सदर आप देख लें, उन्होंने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लिया, लेकिन भारतीय उसके ऊपर भी बड़े सीख पा नज़र आए। आपके ख्याल में भारत के इस रवैये के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, जब किसी को कहते हैं ना, somebody has been used to getting away with murder, और किसी की आदत खराब हो गई हो, तो यूएस ने 2010 में जब अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए इंडो पैसिफिक की तरफ से, और फिर 2018 में अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी पेपर में लिखा कि अब हमारा सिर्फ खतरात हमें चाइना से आ रहे हैं और रिविजनिस्ट रशिया से आ रहे हैं, और उसमें फिर इंडिया के ऊपर एक स्टेटस तारी किया गया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ना ही उसने
खुद इतना काबिल होना था कि वो किसी को भी कुछ कर सके, और मिलिटरीली इतनी और टेक्नोलॉजिकली इतनी प्रोग्रेस होनी थी, बट ऑल्सो वो पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर 2010 से ऑनवर्ड्स, उसके लिए उसको बेशुमार मुराद मिली, एक्सेप्शंस मिली, उसको न्यूक्लियर में बेइंतहा सिविलियन न्यूक्लियर फील्ड में उसको बेइंतहा एक्सेप्शंस मिली, उसको मिलिट्री फील्ड्स में बेइंतहा एक्सेप्शंस मिली। सो इट वाज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट एलाय ऑफ द वेस्ट। फिर भारत ने आई थिंक अपने रवैये से जो कुछ भी किया नहीं किया, आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज वेल नोन टू एवरीवन, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। इन सम वेज अपनी ही कहते हैं myth of their own conventional supremacy, of their restraint, of their normalcy, of their democracy, of their institutions, of their social fabric, सब कुछ खुद ही टेलीविजन स्क्रीन पे लाइव उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, हम तो पहले भी देख रहे थे। So in many ways, I think it was a wake-up call, and it was not only a wake-up call because of those 5 days where दुनिया ने देखा कि एक न्यूक्लियर स्टेट ने, जिसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर अटैक किसने किया, अपने सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से एक दूसरे न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर चुप करके हमला कर दिया, मिसाइल स्ट्राइक्स फेंकना शुरू कर दी। सो ये शो करता है कैलसनेस, इररिस्पांसिबिलिटी, बिलिग्रेंसी और हेजेमोनिक बिहेवियर, एंड इट वाज फॉर एवरीवन टू सी। सो आई थिंक उससे जो कनाडा में इन्होंने किया, पूरी दुनिया अपने लेसन्स लर्न करी है, और हमें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत अच्छा मौका दे दिया कि उन्होंने दुनिया के सामने खुद वो दिखा दिया जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। अच्छा हिना साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अब कह चुके हैं कि मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी हैं, और जाहिर है ऐसा लगता है कि वो उनसे इंस्पायर्ड भी हैं। मोदी साहब सिंतास मुहदे के खिलाफ वर्जी करके बड़ी जंग को भी दावत दे रहे हैं, कभी पानी छोड़ते हैं, कभी पानी खोल देते हैं। पानी के मामले पर पाकिस्तान ने जो मुकदमा आप दुनिया के सामने रखा है, या आप लोगों ने रखा, जो लड़ रहे हैं हम, क्या रिस्पॉन्स है दुनिया का इस इशू पर? क्योंकि पानी का मामला इज़ वेरी सीरियस। अगर भारत अपना यही रवैया जारी रखेगा तो ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है इस इशू पर। देखिए, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप हक, सच, इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, रूल्स के साथ खड़े होते हैं, तो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है कि एक मुल्क खुद ब खुद ये कहता है कि आई हैव नो ऑब्लिगेशंस, नॉट ऑफ द यूएन चार्टर, नॉट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नॉट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, नाउ आई डोंट आल्सो हैव ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी ट्रीटी, एनी ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो मैंने खुद साइन किए। और किसने साइन किए? जवाहरलाल नेहरू ने और प्रेसिडेंट अयूब साहब ने हमारी तरफ से। सो ये कहना कि आज स्टेट ऑफ इंडिया क्या कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी, और जब हमारा दिल चाहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी कहती है there is no provision, there is no word such as abeyance in that treaty, और अगर आपने उसको रीनेगोशिएट करना है, उसका उन्होंने तरीक़ेकार दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है, उन्होंने आई मीन इंडस वाटर ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ है, जो कि दोनों मुल्क के हाईएस्ट अथॉरिटीज ने साइन किया, कि टिल द टाइम अ न्यू ट्रीटी इज रीनेगोशिएटेड, दिस ट्रीटी विल होल्ड स्वे। सो टिल द टाइम एक नई ट्रीटी दोनों मुल्क को अग्री करते हैं और उसको रेटिफाई करते हैं, जब तक उसको रेटिफाई नहीं करते तब तक ये ट्रीटी चलती रहेगी। ये ट्रीटी तो चल रही है, इंडिया कह रहा है कि हम अब किसी चीज को नहीं मानते। सो इट्स रियली देम शोइंग देमसेल्व्स टू बी belligerent and a country which is hostile to international law, a country which is hegemonic enough to want to make its own law and saying कि मेरे ऊपर कुछ भी लाजिम नहीं है। सो इससे सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं होता, दुनिया को भी खतरा होता है। और आप यकीन माने, आप किसी भी जगह में जाएं, हम तो वाटर को, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर को खुद सबसे पहले प्रेजेंट करते थे। प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरपर्सन ऑफ द पार्टी एंड ऑफ दिस डेलीगेशन। बट जहाँ पे कोई आप अगर उसकी बात नहीं भी करेंगे, तो लोग खुद अपना कंसर्न, अपना डीपेस्ट कंसर्न, एंड आई कैन से दिस विद 100% कॉन्फिडेंस दैट यूनिवर्सली का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड, एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मे बी इजराइल को नहीं होगा, उसके अलावा हर मुल्क, बेशक वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूके हो, ईयू की 27 मुल्क हो, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो, सार्क की कंट्रीज हो, हर किसी को इस पे सख्त कंसर्न है कि ये इंडिया इस तरह कर कैसे सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एक दिन कह दिया कि हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। सो आई थिंक इन सम वेज दे डिगिंग देयर ओन ग्रेव, a grave of their credibility, a grave of their respect in the world as a nation which is not rogue, which is not completely rogue. अच्छा हिना, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, बल्कि आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ईरान इसराइल कशीदगी जंग हमने देखी,
इतने दिन तनाव रहा। आपके ख्याल में ये जंग दुनिया को क्या सबक इसने दिया है, और इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान, इसराइल, अमरीका किसको हुआ है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक, जौहरी सलाहियत से मुतालिक ईरान की। आपके इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? क्या आपको लगता है कि ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल ईरान की जौहरी सलाहियत को? इंटरनेशनल लॉ का हुआ, यूएन चार्टर का हुआ, प्रेसिडेंट सेटिंग का हुआ। आज हर किसी को ये समझ आ गई कि जिसने अपने लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, जिसने एनपीटी को कंप्लाई किया, जिसने इजराइल जो नहीं बना, जिसने एनपीटी को साइन ही नहीं किया, इजराइल ने एनपीटी को साइन ही नहीं किया, और वो जो इंटरनेशनल लॉ को करते रहे फॉलो इन सम वेज, जो आईएईए के ऊपर जिन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइट्स खोली उनके ऊपर अगेंस्ट आईएईए's रूल्स न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी हो गई, मिसाइल स्ट्राइक्स भी हो गई, और वो अपने डिफेंस में अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर ऑब्वियसली द राइट टू डिफेंस एक्सरसाइज करते रह गए। सो आई थिंक जो एस्पिरेशन होती है टू गेट एज फास्ट एंड टू मिलिटराइज एज फास्ट, आज वो हर नेशन के सीने में हरक रही है। बिकॉज टुडे आई थिंक जो कि प्रूव हुआ है वो ये है कि अगर इजराइल के पास एक इम्पोर्टेंट कंट्री का वीटो पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी अपनी फौज भेज सकता है, कहीं को भी अटैक कर सकता है, बेशक वो लेबनान में हो, बेशक वो अफ्रीका में हो, बेशक वो ईरान में हो। जब उनका दिल चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको को ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, उनको इंटरनेशनल लॉ को नहीं देखना, उनको यूएन चार्टर को नहीं देखना। सो in all of this, I think collectively humanity has suffered. Order का की semblance भी I think खत्म हो गया, और जिसको हम कह सकेंगे कि we have been condemned to live in a permanent state of unpeace, जहाँ पे किसी को नहीं पता कब कल कोई क्या कर दे। What Iran will do is obviously remains within their mandate, right? लेकिन I think जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब लोग ये समझे, मेरा ये व्यू है कि जब लोग ये समझे कि आप किसी को गलत तरीके से आप उनकी स्पिरिट तोड़ सकते हैं या आप उनको एक ऐसे लेसन दे देने के, आई थिंक इफेक्ट हमेशा ऑपोजिट होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस एस्केलेशन दैट जो इजराइल ने की, उसका रिजल्ट उनकी अपनी जो एक एक इन्विंसिबिलिटी थी, और आयरन डोम हमें बताया जाता था कुछ भी नहीं पेनिट्रेट कर सकता, वो इन्विंसिबिलिटी भी खत्म हो गई। और एक वो मिथ खत्म होगी कि इजराइल सारे सिविलियंस को अटैक कर सकता है, बट इजराइल के सिविलियंस हमेशा सिक्योर एंड सेफ रहेंगे, वो मिथ भी खत्म होगी। यकीनन बहुत सारे लोग कहते हैं ईरान ने शायद उसको उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जिस तरह इजराइल ने ईरान को पहुंचाया। दैट मे बी करेक्ट एज यू कैन सी, बट जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके सिविलियंस हैड गॉटन यूज्ड टू, ऑल ऑफ दैट हैज बीन ब्रोकन। सो वी आर ऑल पुअर टुडे। हम सारे अब ज्यादा शक, ज्यादा फेयर का मतलब है डर और खौफ में रहेंगे। और फिर क्या होगा, जो आपने देखा नेटो के अजलास में हो रहा है कि हर कोई बड़े चेस्ट थम्पिंग के साथ बता रहा है कि जी हम 5% ऑफ द जीडीपी क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं करेंगे, पॉवर्टी खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, एसडीजी गोल्स के लिए नहीं करेंगे, हम मिलिट्री स्ट्रेंथ में अपनी लगाएंगे एंड मिलिटराइजेशन होगी दुनिया की। Let's clap our fingers and let's start this all over again. Let's unlearn all the lessons that we learned from the 2 world wars and many other wars, and let's all become interventionists. So it's the terrible state to be living in. It's not a good time. It's not good times to come, perhaps. So many important takeaways. Thank you. Thank you. Thank you.